नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम इस समय लवीव शहर में हैं, एक ऐसा शहर जो हर हिस्से से आ रहे शरणार्थियों का ठिकाना बना हुआ है। यहां पर रशिया गो होम आपको जगह जगह हर भाषा में लिखा नजर आ जाएगा। यहां अपने ईश्वर के आगे माथा टेकते लोग नजर आ जाएंगे जो चाहते हैं कि जिंदगी उनकी सामान्य हो जाए। पर क्या जीवन उनका बदलेगा? क्या जीवन सामान्य होगा? यहां तो एक नया खतरा खड़ा हो गया है, वो खतरा जो ये कहता है कि केवल मिसाइलों, बमों, गोलियों से अटैक नहीं, केवल टैंक आगे बढ़ते हुए नहीं, बल्कि कहीं ये परमाणु युद्ध में तो कहीं तब्दील हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये युद्ध नहीं, महायुद्ध की ओर अग्रसर नजर आता है। क्या क्या होगा आज अगले पूरे 1 घंटे में हम आपको यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से दिखाने वाले हैं। परमाणु युद्ध की धमकियों के बीच रूस यूक्रेन जंग के 10 दिन बीत गए। यूक्रेन में शहर शहर तबाही है, खंडहर है, मलबा है। हमले लगातार दुनिया की चिंता बढ़ा रहे हैं। मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। एक डर है हर किसी के मन में कि क्या होना अभी और बाकी है। क्या वाकई ये जंग परमाणु जंग में बदल जाएगी? क्या वाकई परमाणु युद्ध की तबाही इस दुनिया का मुकद्दर बन जाएगी? कि यदि परमाणु बम चल गया, जिसमें से अभी तक जितना स्टॉक पाइल कहते हैं इसको, उससे भी उसका 1/4 किसी तरह से भी आदान प्रदान हो गया, चल गया, तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, स्टोन एज में चले जाएगी। और पूरा कहते हैं ना पाषाण युग आ जाएगा। कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। कीव, खार्किव, ओडेसा, सूमी सब रूस के ताबड़तोड़ हमलों से थर्रा रहे हैं। दक्षिणी यूक्रेन में इस वक्त भारी लड़ाई चल रही है और रूसी फौज लगातार आगे बढ़ रही है। और एक दूसरा पावर प्लांट जो यूक्रेन का है, यूजो यूक्रेन, उसके ऊपर इस वक्त जो है रूसी फौज से 30 किलोमीटर दूर है, जो रिपोर्ट्स आई हैं। और किसी भी वक्त वो दूसरा पावर प्लांट भी रूसी फौज के कब्जे में जा सकता है। रूस न 1 इंच पीछे हटने को तैयार है। जंग का दायरा बढ़ेगा, कम से कम ऐसा ही लग रहा है। रूस ने यूएस से विशेष विमान भेजकर अपने राजदूत वापस बुला लिए। दूसरी तरफ यूक्रेन के दावे 10,000 से अधिक रूसी सैनिकों की मौत और युद्धक साजो सामान की भारी तबाही की डरावनी कहानियां कह रहे हैं। ज़ेलेंस्की का आह्वान है यूक्रेन के निवासियों से देश के लिए लौटने का। सड़कों पर भयंकर अफरा तफरी है। Відбувся саміт НАТО. Слабкий саміт, розгублений саміт. Саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер 1. Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас. Через вашу слабкість, через вашу роз'єднаність. Сьогодні керівництво Альянсу дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст та сел. जंग के 9वें दिन की तस्वीरों का खौफ दुनिया की आंखों से अभी गया नहीं। रूस के हमलों में यूक्रेन के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र से उठती आग की लपटों की आंच खौफनाक है। अगर रेडिएशन फैला तो दुनिया को भुगतना पड़ेगा। यहाँ ज़ेफ्रो में हमला हुआ था। अच्छी बात यह है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स उसमें डैमेज नहीं हुए थे, पर अगर किसी भी न्यूक्लियर प्लांट में कैप्चर किया जाता है और उसको तबाही किया जाता है तो फिर बहुत ही भयानक उसका होगा। पर वो ऐसा काम करेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि फिर इसका देखिए रिटेलिएशन होगा तो फिर तगड़ा ही होगा। और फिर तो ये विश्व का युद्ध तो छोड़िए, फिर तो मानव जाति खत्म हो जाएगी। ये माना जा रहा है कि पुतिन पश्चिमी देशों पर दबाव बनाकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं और वो E2D डॉक्ट्रिन पर काम कर रहे हैं। E2D का मतलब एस्केलेट टू डी एस्केलेट, यानी दुश्मन को समझौते पर मजबूर करना।
इसके साथ ही वो परमाणु धमकियों से यूक्रेन पर हथियार डालने का दबाव भी डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसे पुतिन की नेटो और अमेरिका को दबाव में रखने की भी रणनीति माना जा सकता है। लेकिन जंग की आग फैली तो कब क्या हो जाए कोई नहीं सोच सकता। हाँ, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल अगर इस जंग में हुआ तो दुनिया का क्या होगा, ये सोचकर दुनिया परेशान है। रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया, उसने कहा कि हम नागरिक ठिकानों की ओर तो अपनी निगाहें भी नहीं उठाएंगे, हम केवल सैन्य ठिकानों पर निशाना साधेंगे। लेकिन युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ा, क्या हुआ? नागरिकों पर भी निशाना साधा गया, नागरिकों ने भी अपनी जान गंवाई। और आज की तारीख में जब एक न्यूक्लियर रिएक्टर को निशाना बनाया जाता है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जिस तरीके से कहते हैं कि पूरे के पूरे यूरोप की सुरक्षा ताक पर रख दी गई, वो गलत नहीं होता। दुनिया को डर है कि विश्व युद्ध न छिड़ जाए। भय है कि परमाणु महाशक्ति रूस कहीं परमाणु हथियारों का रुख यूक्रेन की तरफ न मोड़े। यूरोप के लोगों, जागो, अपने नेताओं को बताओ, रूस की सेना यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले कर रही है। ज़िपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहां पर कुल 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं और चेर्नोबिल में एक रिएक्टर में धमाका हो चुका है। Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home, in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. युद्ध के चौथे दिन ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आदेश जारी कर दिया था कि रूस का परमाणु युद्धक बेड़ा हाई अलर्ट पर रहे। युद्ध छेड़ने से पहले भी रूस की सेना ने परमाणु युद्ध अभ्यास किया था। तब यह आंका गया था कि रूस की तैयारी फुल स्केल वॉर छेड़ने की है। वो यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो डेफिनेटली रेडिएशंस उसके सबसे ज़्यादा खतरनाक होंगे, जो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं पूरे एरिया में। प्रेसिडेंट पुतिन लगातार उन पर अटैक कर रहे हैं, वो शायद एक प्रेशर टैक्टिक का हिस्सा है, क्योंकि उसके बाद जल्दी वो टेबल पे बैठने वाले हैं दोनों तरफ, और किसी भी रणनीति का ये हिस्सा हो सकता है कि अपोजिशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर में डालें। पहला चीज़ है कि जेनेवा कन्वेंशन कहता है कि आप नॉन मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट नहीं कर सकते। तो पावर प्लांट तो बिजली सप्लाई करता है, ये न्यूक्लियर बम वाला तो नहीं है, ये तो न्यूक्लियर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, बिजली जनरेट करता है। और यूक्रेन का 20% बिजली यहाँ से जाता है। तो यदि 20% बिजली नहीं जाएगा, इसका मतलब है रशिया जो है, पुतिन दबाव की राजनीति खेल रहे हैं कि तुम सरेंडर करो। परमाणु हथियारों की होड़ में रूस से आगे कोई नहीं। उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु आयुध और हथियार हैं। यूक्रेन रूस के बीच छिड़ा युद्ध जैसे जैसे विनाशकारी होता जा रहा है, वैसे वैसे अंदेशे भी लगने लगे हैं कि क्या दुनिया परमाणु महाविनाश की ओर बढ़ रही है। मेरे को लगता तो नहीं है परमाणु युद्ध छिड़ेगा। उसका कारण यह है कि देखिए, प्रेसिडेंट बाइडेन और नाटो ने अभी तक इस लड़ाई में किसी भी तरीके से शामिल होने की बात नहीं की है। उनको अभी नो फ्लाई जोन के लिए भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है ज़ेलेंस्की द्वारा, उसको भी उन्होंने नहीं माना है, क्योंकि वो लड़ाई को एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। और खासकर आपने देखा जब प्रेसिडेंट पुतिन ने
एक 4-5 दिन पहले अपनी ब्रीफकेस भी दिखाई थी न्यूक्लियर वाली और उसके बटन्स भी, उसके बावजूद भी यूएस ने अपने मिसाइल्स को एक्टिवेट नहीं किया था, मतलब कोई उसके इतनी चिंता नहीं प्रकट की थी। कारण यह है कि इसको एस्केलेट करने से न्यूक्लियर वॉर ही होगा। यूक्रेन की धरती 10 दिन से विध्वंस और विनाश देख रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शायद ही शहर इस तरह छलनी हुए हों जैसे रूस यूक्रेन के युद्ध में हो रहे हैं। विनाश का युद्ध महाविनाश बनने के अंदेशों की ओर बढ़ रहा है। 3 मार्च की देर रात तो महाविनाश का धमाका होते होते रह गया। ये है यूक्रेन का ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट। इस पर बरस रहे हैं रूस के बम। तेज चमक के साथ इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाका हो गया। परमाणु ईंधन से भरे रिएक्टर और उस पर बरसते बम। अगर एक भी रिएक्टर में विस्फोट होता तो कुछ ही सेकंड में महाविनाश की ज्वाला धधकने लगती। यूक्रेन में 15 न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर में से 6 ज़पोरिज़िया प्लांट में है। ये पूरे यूरोप में सबसे बड़ा और विश्व का 9वां सबसे बड़ा रिएक्टर माना जाता है। ज़पोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट से यूक्रेन की 25% ऊर्जा की जरूरतें पूरी होती हैं। लेकिन 3 मार्च की रात 2:30 बजे रूस की सेना ने इन 6 रिएक्टरों से कुछ ही मीटर की दूरी पर हमला कर दिया। 3 मार्च की देर रात रूस के बम जहां गिरे वहां से बड़े विनाश की शुरुआत हो सकती थी। रूस का बम अगर कुछ और मीटर के फासले पर गिरा होता तो ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के परमाणु रिएक्टर में धमाका हो सकता था और इसके साथ ही महाविनाश की परमाणु रिएक्शन चेन शुरू हो सकती थी। इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे हैं कि रूस परमाणु आतंक पर उतर आया है। सबको हम चेतावनी दे रहे हैं, रूस को छोड़कर अब तक किसी ने भी परमाणु रिएक्टर पर हमला नहीं किया था। मानव इतिहास में पहली बार कोई आतंकी देश परमाणु आतंक पर उतर आया है। यूक्रेन में इस समय बर्फबारी चल रही है। बर्फ के ये फाहे किसी और स्थिति में बहुत खूबसूरत लगते, लेकिन इस समय केवल उस ठंड का एहसास है जो बेघर हो चुके लोग महसूस कर रहे हैं। दरअसल इस ठंड के साथ उस शीत युद्ध का दौर भी याद आता है जब रूस एक ऐसी होड़ में आगे अमेरिका के साथ बढ़ता जा रहा था। और अगर हम उन परमाणु क्षमताओं के हिसाब से देखें तो आज समूची दुनिया में रूस का जो कद है वैसा किसी का नहीं है। जितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स उसके पास हैं उतने दुनिया में किसी के पास नहीं है। और इसीलिए अगर रूस की तरफ से कुछ ऐसी चेतावनी या धमकी आती है तो उसे खोखला कोई नहीं मानना चाहता है, उसे संजीदगी से लेना चाहता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु देश रूस, सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों वाला देश रूस, एक ऐसा परमाणु संपन्न देश जिसके हथियारों से दुनिया खौफ खाती है। रूस परमाणु हथियारों के दम पर दूसरे यूरोपीय देशों को अगर सावधान कर रहा है तो उसके पीछे वजह है, क्योंकि उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। रूस के पास 6,257 परमाणु हथियार हैं, अमेरिका के पास 5,550, चीन के पास 350 परमाणु हथियार हैं, फ्रांस के पास 290, यूके के पास 225, पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 156, इजराइल के पास 90 और उत्तरी कोरिया के पास 40 से 50 परमाणु हथियार हैं। रूस के परमाणु हथियारों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: टैक्टिकल, ऑपरेशनल टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक। इनमें भूमिगत मिसाइलें, पनडुब्बी से लॉन्च होने वाले और हवा में लॉन्च होने वाले हथियार शामिल हैं। जो इंडिया है, पाकिस्तान है, फिर चाइना है और नॉर्थ कोरिया है,
तो इसको आप मिलाएंगे तो 9 देश। जब आप उनके परमाणु के हथियारों की आप क्षमता देखेंगे तो तकरीबन जितने रशिया के पास में 6000 से भी ज़्यादा, क्योंकि एक ऑफिशियल फिगर है, और सबका आप मिला देंगे तो तकरीबन बैलेंस है। तो अकेले ही उसकी इतनी बर्चस्प है। एक फिगर आती है परमाणु केवल बम्बों के माध्यम से। जो हमारे बॉम्ब्स हैं, मिसाइल्स हैं, उनकी चर्चा में देखेंगे तो स्टॉक पाइल के हिसाब से उनका सबसे बड़ा है। लेकिन सिर्फ वही क्षमता का पार्ट नहीं बनता है। जो आपकी लॉन्चिंग कैपेबिलिटी होती है, जिसे हम ट्रायड बोलते हैं, कि आप हवा से कितने मिसाइल्स दाग सकते हैं, जमीन से कितने दाग सकते हैं, सबमरीन से कितने दाग सकते हैं, ये सब को मिला करके, लॉन्चिंग कैपेबिलिटी को मिला करके सामरिक शक्ति बनती है न्यूक्लियर वेपन्स की। लेकिन जितने आपको एक दूसरे को नष्ट करने के लिए जितने मिसाइल्स या बॉम्ब्स और जो भी आईसीबीएम चाहिए, वो दोनों के पास प्रचुर मात्रा में है। पूरे ग्लोब का कई बार विनाश हो सकता है। तो उस हिसाब से ये बहुत ही इसकी विभीषिका बहुत ज्यादा है कि इस तरह की कोई स्थिति नहीं पैदा हो जिसमें परमाणु युद्ध की बात या उसकी चर्चा हो। रूस की खासियत यह है कि वो लगातार अपने परमाणु हथियारों को विकसित करता रहता है। हम आपको रूस के लेटेस्ट परमाणु हथियारों के बारे में बताते हैं। कैनियन न्यूक्लियर टॉर्पीडो, ये पानी के नीचे चलने वाला सबसे नया और सबसे शक्तिशाली परमाणु संचालित ड्रोन है जो मानव रहित है। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला ये परमाणु हथियार समुद्र में सुनामी ला सकता है और तटीय क्षेत्रों को बर्बाद कर सकता है। किंजाल मिसाइल, 2000 किलोमीटर रेंज वाली इस मिसाइल को हवा में लॉन्च किया जा सकता है। ये 480 किलोग्राम के परमाणु पेलोड को ले जा सकती है। टोपोल एम, ये 11000 किलोमीटर की रेंज वाली एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 17000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। दुनिया का हर शहर इसकी रेंज में है। इसे एक ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से दागा जाता है जो एक विशालकाय ट्रक जैसा दिखता है। RSM-56 बुलावा, ये सबमरीन से लॉन्च होने वाली 8000 से 8500 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2014 से रूस के पास है। इन मिसाइलों को रूस की नई पनडुब्बियों पर तैनात किया गया है। हर पनडुब्बी ऐसी 16 मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। अगर मौजूदा संकट को समझना है तो थोड़ा सा इतिहास में भी जाना होगा। और जब परमाणु की हम बात करते हैं तो हम इन दोनों देशों के रिश्ते उस परिप्रेक्ष्य में देखें। आखिर 1992 में ऐसा क्या हुआ था कि यूक्रेन ने अपने सभी परमाणु जो हथियार थे वो सरेंडर कर दिए थे रूस को, और उस समय किस तरीके के संरक्षण का वादा रूस की ओर से किया गया था। उन्नीस में जब सोवियत संघ 15 देशों में बटा तो करीब 4000 परमाणु हथियार नए बने देशों कजाकिस्तान, बेलारूस और यूक्रेन में रहे। बेलारूस और कजाकिस्तान ने अपने हथियार सबसे पहले रूस को सौंप दिए, लेकिन यूक्रेन ने रूस के साथ तनातनी के लंबे इतिहास को देखते हुए सावधानी से कदम उठाने का निर्णय लिया। यूक्रेन ने भी सौंपा था और इसमें एक बुदापेस्ट मेमोरेंडम साइन हुआ था जिसमें अमेरिका, यूके और रूस के बीच में हुआ था। और उस मेमोरेंडम के मुताबिक जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स थे, ये जो फॉर्मर सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट ब्लॉक में, उनको हैंडओवर करने थे रशिया को। 1992 तक यूक्रेन ने भी अपने कई सामरिक परमाणु हथियार रूस को सौंप दिए, लेकिन करीब 1656 रणनीतिक परमाणु हथियार अपने पास रोक लिए। इन हथियारों की ताकत इतनी थी कि तब यूक्रेन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति था। आज अगर वो हथियार यूक्रेन के पास होते तो जंग की तस्वीर ही अलग होती। लेकिन एक सुरक्षा समझौते की कीमत पर यूक्रेन ने अपने सभी शेष परमाणु हथियार त्याग दिए। 5 दिसंबर 1994 को बुडापेस्ट में एक 6 सूत्रीय मेमोरेंडम पर दस्तखत हुए। ये मेमोरेंडम था मेमोरेंडम ऑन सिक्योरिटी एश्योरेंस। इस मेमोरेंडम में लिखा गया था कि रूस, अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन की मौजूदा सीमाओं की स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। इसमें यह भी लिखा था कि हस्ताक्षरकर्ता यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता पर आने वाले खतरे या उस पर होने वाले बल प्रयोग से बचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। इसके अलावा उनके किसी भी हथियार का इस्तेमाल कभी भी यूक्रेन के खिलाफ आत्मरक्षा या संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अलावा कभी नहीं किया जाएगा।
यूक्रेन ने इस मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर करते हुए अपने सभी परमाणु हथियार त्याग दिए। तब अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कहा था, आपके फैसले ने यूक्रेन की जनता, अमेरिका के नागरिकों और पूरी दुनिया को बेहद सुरक्षित और महफूज बना दिया। अमेरिका और पश्चिमी देश हमेशा आपकी मदद करेंगे। सुरक्षा की गारंटी मिली थी, लेकिन उसके साथ एक बात और जोड़नी पड़ेगी। 1991 में जब एग्रीमेंट हुआ था, फ्रैगमेंटेशन हुआ था, रूस एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना, तो रशिया को भी एक तरह का एश्योरेंस मिला था जो लिखित नहीं है। रशिया को एश्योरेंस ये मिला था कि नाटो का एक्सपेंशन ईस्टवर्ड नहीं होगा। लेकिन उसके बाद नाटो का एक्सपेंशन कई वेव्स में हुआ और इस वक्त नाटो में 30 देश शामिल हैं। तो यूक्रेन को रशिया हमेशा ये कहता रहा कि आप नाटो में सम्मिलित नहीं हो, क्योंकि नाटो एक सैन्य सुरक्षा का साधन है। यूक्रेन उस सुरक्षा गारंटी की दुहाई दे रहा है। ये दुहाई 2014 में तब भी दी गई थी जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था। तब पुतिन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया, मॉस्को ने यूक्रेन की सरकार से मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए थे। नए राज्य क्रीमिया ने मॉस्को के साथ कोई समझौता नहीं किया था। यूक्रेन पर रूस का आरोप है कि वो परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन अपने इतिहास को देखकर सोच रहा होगा कि भरोसे के कागज पर दस्तखत न किए होते तो क्या होता। अगर होता है तो किस तरह से होता है, और वो होने के बाद किस तरह की बर्बादी फैलती है, वो धमाका होता है, लोगों के शरीरों पर किस तरह का असर पड़ता है, ये बहुत भयावह है और ये सभी देशों को समझने की जरूरत है। और इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि परमाणु एक डेटरेंस है, यानी कि किसी चीज को रोकने के लिए है, न कि कोई आक्रमण करने के लिए। आमतौर पर परमाणु धमाके दो तरह के होते हैं, पहला ग्राउंड बर्स्ट और दूसरा एयर बर्स्ट। ग्राउंड बर्स्ट में परमाणु बम को जमीन से टकराने पर ही डेटोनेट किया जाता है। इससे जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा या क्रेटर बन जाता है और आसपास के इलाके में आने वाली हर चीज तबाह हो जाती है। ऐसा धमाका आमतौर पर अंडरग्राउंड मिलिट्री फैसिलिटीज को तबाह करने के लिए किया जाता है। दूसरी तरह का परमाणु धमाका होता है एयर बर्स्ट। इसमें परमाणु बम को जमीन से कई हजार फीट ऊपर डेटोनेट किया जाता है। एयर बर्स्ट में ज्यादा तबाही होती है। शहरों को तबाह करने के लिए एयर बर्स्ट का सहारा लिया गया था। 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी में एयर बर्स्ट परमाणु धमाके भी किए थे। एक परमाणु बम फटते ही गैस में तब्दील हो जाता है। जो बम कुछ देर पहले एक ठोस पदार्थ था, वो कुछ ही मिली सेकेंड्स में इतनी गर्म गैस में बदल जाता है जिसका तापमान सूरज के कोर से भी ज्यादा हो जाता है। यूं कहें कि फटते ही परमाणु बम 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस की गर्मी पैदा करता है। गर्म गैस एक्स-रे किरणों के जरिए आसपास की हवा को बेइंतहा गर्म कर देती है। 1 मेगाटन के परमाणु धमाके से निकलने वाली गैस एक फायरबॉल बन जाती है, जो अगले 10 सेकंड में 1 मील तक फैल जाती है। इतनी इंटेंसिटी वाले परमाणु धमाके में सूरज से भी ज्यादा रोशनी होती है, जिसको 50 मील की दूरी से देखा जा सकता है। इसको थर्मल फ्लैश कहते हैं। इस फ्लैश में परमाणु बम की 1/3 ऊर्जा होती है। इतनी तेज गर्मी से आग लग जाती है जो 20 मील तक के दायरे में आने वाली हर चीज को जला देती है। तेजी से फैलने वाली ये फायरबॉल आसपास की हवा में इतना तेज दबाव बनाती है जिससे एक ब्लास्ट वेव पैदा होती है। ये ब्लास्ट वेव चारों दिशाओं में हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ते हुए शॉक वेव पैदा करती है। इस शॉक वेव से भूकंप आता है और रास्ते में पड़ने वाली तमाम चीजें गिरकर तबाह हो जाती हैं। इस ब्लास्ट वेव में परमाणु बम की आधी ऊर्जा होती है। ब्लास्ट वेव 1 या 2 मिनट में खत्म हो जाती है, लेकिन उससे होने वाली तबाही जारी रहती है। थर्मल फ्लैश से लगने वाली आग लगातार बढ़ती जाती है और कई बार एक बहुत बड़ी ब्लेज में बदल जाती है, जिसको फायर स्टॉर्म कहते हैं। गर्म हवा ऊपर उठती है तो वातावरण की हवा तेजी से अंदर की तरफ आती है। ये हवा कई 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती है। इतनी तेज आग हवा में मौजूद ऑक्सीजन को खत्म करती रहती है, जिससे बचे कुछ लोग दम घुटने से मर जाते हैं।
परमाणु बम रेडियो एक्टिव होता है। इसके बाद होता है रेडिएशन, जो लंबे समय तक जान माल का नुकसान करता है। ऐसी सूरत हाल तब होती है जब 1 मेगाटन का एक धमाका होता है, लेकिन परमाणु युद्ध के हालात में जब कई परमाणु धमाके एक के बाद होंगे, तब कैसे हालात पैदा होंगे, ये ना तो किसी ने देखा है, न कोई देखना चाहेगा। शोधकर्ता कहते हैं कि अगर कई देशों के बीच परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा, तो धुएं और राख का एक ऐसा गुबार निकलेगा जो कई महीनों तक सूरज की रोशनी को धरती पर आने से रोक देगा। इसको सूट कहते हैं। फसलें तबाह हो जाएंगी और न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा। अब ये समझिए कि इस बार अगर परमाणु युद्ध छिड़ गया तो क्या होगा, किन किन देशों तक आंच उसकी जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर एक जगह पर परमाणु हमला किया गया है तो वहीं के लोग उससे प्रभावित होंगे, बल्कि दूर दूर तक इसका असर देखा जा सकता है। बमों की मार से यूक्रेन के कई शहर जर्जर हैं। खूबसूरत शहरों की तबाही का मंजर आम है। लेकिन अगर युद्ध में परमाणु बम चला तो शहर ही नक्शे से मिट जाएंगे। यूक्रेन तो परमाणु विस्फोट से महाविनाश की ज्वाला में भस्म हो ही जाएगा। उसके आस पड़ोस के देशों में भी दबे पांव बर्बादी आना तय। परमाणु बम फटने के बाद उसके आसपास की 20 मील तक की जगह पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन जब परमाणु बम का रेडिएशन फैलेगा तो आस पड़ोस के देश भी इसकी जद में आ जाएंगे। यूक्रेन से सटे देश हैं बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा और रूस। अगर परमाणु विस्फोट होता है तो रूस सहित बाकी पड़ोसी देशों में भी परमाणु रेडिएशन पहुंचने का खतरा है। सब 6 रिएक्टर सब मिलके एक्सप्लोड करे, हाँ तब तो बड़ी बात होगी, बट वो अनलाइकली है। अगर किसी एक रिएक्टर के कंटेनमेंट वेसल लीक हो जाए, उससे रेडिएशन निकलेगी। तो मेरे ख्याल में अगर उसके ऊपर आप बड़ी जोरदार एक बम डाल के सारे 6 रिएक्टर को तोड़ना चाहें, तोड़ दें, तब तो सीरियस होगा। लेकिन आसपास कुछ कहीं आग जल रही है जिसके वजह से पावर कट हो गया है, तो वो चीजें खाली एक रिएक्टर को बर्बाद करेगी। इसमें एक ही चीज है कि इसमें से रेडिएशन निकलती है और लोग रेडिएशन से ज्यादा डरते हैं, क्योंकि रेडिएशन को ना हम देख सकते हैं ना सूंघ सकते हैं, तो उससे लोग डरते हैं ज्यादा। परमाणु विस्फोट के बाद हवा में रेडिएशन घुलने से वो जहरीली हो जाती है। रेडिएशन किस दिशा में जाएगा ये हवा के बहाव पर निर्भर करता है। हवा की गति जितनी तेज होगी, पड़ोसी देशों तक उतनी तेजी से रेडिएशन फैलने का खतरा होगा। परमाणु रेडिएशन 30 से 70 मील तक फैल सकता है और हवा की रफ्तार से इसके फैलने की रफ्तार कम ज्यादा होती है। रेडिएशन का असर बहुत लंबे समय तक रहता है। रेडिएशन के असर से कैंसर, विकलांगता सहित कई गंभीर बीमारियां होती हैं। अगर युद्ध के दौरान परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ तो सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, रूस पर भी रेडिएशन का असर पड़ सकता है। अगर उसकी वजह से अगर बिजली रुक जाए वहां, तो बड़ी सीरियस मैटर है। तो रिएक्टर फिर ठंडा नहीं कर सकते, उसको गर्म हो जाएगी और एक्सप्लोड हो जाएगी, जैसे हुआ था फुकुशिमा में कुछ साल पहले। तो पहला खतरा ये है कि वहां बिजली नहीं उड़ना चाहिए। चेरनोबिल में 1986 में परमाणु हादसा हुआ था, लेकिन ये शहर और इसके नजदीक का इलाका आज भी परमाणु रेडिएशन से मुक्त नहीं हो सका है। ये जगह इंसान छोड़िए जानवरों के रहने लायक नहीं बची है। जाहिर है युद्ध अगर परमाणु युद्ध में बदला तो बर्बादी बरसों तक जारी रह सकती है।
अगर अमेरिका और रूस दोनों को देख लेते हैं तो इन दोनों देशों के बीच एक इस तरह की स्पर्धा चली है कि बाकी छोटे देश भी उसमें पिसते हुए आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन उसमें हम आपको ये भी दिखाते हैं कि जिस तरह के हथियारों को बनाया गया, जिस तरह के हथियारों का आविष्कार किया गया ताकि आक्रमण किए जाए, विध्वंस फैलाया जाए, वो किस तरह के हथियार हैं और किस तरह का खतरा उनके साथ आता है। रूस के पास है फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, अमेरिका के पास है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। आपको बताते हैं कि अगर जंगी जुनून बढ़ता गया तो तबाही के ये माँ बाप कैसे दुनिया को बर्बाद कर देंगे। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल 2017 में तालिबान और आईसिस के खिलाफ किया था। ये नहीं बताया कि इसमें कितने लोगों की मौत हुई, लेकिन यह दावा किया गया था कि इसके बाद आईसिस लगभग खत्म हो गया। लगभग 10,000 किलो वजन का ये बम 150 से 300 मीटर के अंदर सब कुछ खत्म कर देता है। इस बम को एक प्लेटफॉर्म से जोड़कर पैराशूट से एयर ड्रॉप किया जाता है और जीपीएस के जरिए इसे टारगेट पर सेट किया जाता है। जमीन के टकराने से पहले ये फट जाता है और इसमें से 11 टन टीएनटी की ऊर्जा निकलती है। 11 टन टीएनटी को ऐसे समझ सकते हैं कि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से निकली ऊर्जा 15,000 टन टीएनटी थी। अब आपको बताते हैं रूस के फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के बारे में कि ये कितना घातक है। रूस पर आरोप है कि वो इस बम का इस्तेमाल 2016 में सीरिया पर कर चुका है और चेचनिया का विद्रोह दबाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया था। ये लगभग 8,000 किलोग्राम वजन का होता है और मारक क्षमता में इसे अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से 4 गुना घातक माना जाता है। इसे वैक्यूम बॉम्ब भी कहा जाता है। ये धमाके के साथ सुपर हाई टेम्परेचर या शॉक वेव पैदा करता है और 300 मीटर के दायरे में इंसानों को भाप बनाकर उड़ाने और बिल्डिंग्स को राख का ढेर बनाने में सक्षम है। इसमें से 44 टन टीएनटी ऊर्जा निकलती है। युद्ध शुरू करना तो आसान होता है, युद्ध खत्म करना किसी के हाथ में नहीं होता है। उसके लिए चाहिए परिपक्व देश जो बातचीत के रास्ते से हल निकाल सके। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।